हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एईडीओ का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 16-17 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, तो वो मैं डिस्कस करूंगा काफ़ी डिटेल में। और 72 बीपीएससी के लिए यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन। जैसे एससीओ के बारे में इन्होंने पूछा है, तो एससीओ के बारे में मैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि मैंने पैटर्न नोटिस किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग ये हमेशा पूछ रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये एक क्वेश्चन और हमेशा पूछ रहे हैं, ये 2 बार पूछा इन्होंने। नेशनल फिल्म अवार्ड, जैसे दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो लास्ट जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था, थर्ड शिफ्ट में इन्होंने क्या पूछा कि बेस्ट एक्टर कौन है और बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में किसको मिला है। तो यहाँ इन्होंने पूछ लिया है कि दादा साहिब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है। तो अगर मैं आपको पूरे थीम वाइज अगर डिटेल में समझाऊँ तो यहाँ से कम 3 क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं बीपीएससी में। 72 बीपीएससी के लिए ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे, और एक बुक्स और ऑथर वाला क्वेश्चन ये बार बार पूछ रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये वीडियो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो टी के लिए है, चाय के लिए, ठीक है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ है बिहार के। आपको पता है ना कि जो चाय की खेती की जाती है बिहार के सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, मेनली ठाकुरगंज। ये किशनगंज है, और किशनगंज में भी जो स्पेसिफिक जगह है वो है ठाकुरगंज, ठीक है। ठाकुरगंज में जो है चाय के मैदान मिलते हैं, खेत। और ये क्वेश्चन 68 में पूछा गया था। तो मैं यहाँ पीवाईक्यू भी आपके कवर कर दे रहा हूँ इसमें। मुझे पीवाईक्यू के क्वेश्चन काफ़ी याद हैं, तो जो पुराने क्वेश्चन उन्होंने बने हुए हैं तो वो कवर हो जाएंगे। और आपको पता है ना, किशनगंज जो है वेस्ट बंगाल से लगता है, इसका बॉर्डर वेस्ट बंगाल से और नेपाल से, ठीक है। वेस्ट बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है ना। तो फिर आगे आते हैं, और ये क्वेश्चन आप ना यूज़ कर सकते हैं मेंस में एग्रीकल्चर वाले एरिया अगर पूछ लें, या फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो वहाँ ठाकुरगंज और किशनगंज ये नाम डाल सकते हैं आप लोग। और फिर आता है संकल्प योजना बिहार। तो ये स्कीम का रिलेशन क्या है। ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फुली फंडेड, इज फंडेड बाई वर्ल्ड बैंक। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, वर्ल्ड बैंक ने फंड किया इसको। एम क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है एग्रीकल्चर में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाला अगर कुछ पोर्शन पूछ लेंगे मेंस में, तो हम इस स्कीम को रट लेंगे और अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे, और फिर मेंस में लिख के आएंगे कि सरकार की क्या स्टेप है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर आगे आते हैं जीएसटी। आपको पता है ना भी जीएसटी में काफ़ी रिफॉर्म लाए गए थे, जो टैक्स स्लैब है उसको कम किया गया था। तो यहाँ जीएसटी को एक बार डिटेल में पढ़ लेना है। अभी रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, जीएसटी टॉपिक हो सकता है ज़रूर पूछेगा। तो इनका यहाँ पूछा कि जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए लाया गया था, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, और अफोर्डेबिलिटी हो जाएगा, पॉवर्टी खत्म होगी, एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, तो सारे स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। अगर ये जीएसटी के बारे में अगर डिटेल में कुछ क्वेश्चन बनने लगे तो वो भी तो आपका सॉल्व होना चाहिए ना। तो ये कब आया था टैक्स, ये कौन सा अमेंडमेंट से आया था, ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये 101 अमेंडमेंट से आया था ना जीएसटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2017 में आया था ये, 2017 में। और इसने ना काफ़ी सारे टैक्स जो है उनको ख़त्म किया था। जैसे 17 टैक्स थे ऑलमोस्ट, और 13 सेस हैं, इनको एंड किया था, और एक सिंगल टैक्स में आ गया था फिर ये। फिर एक चीज़ और पूछी जाती है यहाँ से कि जो जीएसटी के अंदर एक काउंसिल बनाई गई थी, वो आपको पता है कि कौन से आर्टिकल में है। 279, कौन से में है, 279A, 279A में जीएसटी काउंसिल है, ये आपको याद रखना है। और जो जीएसटी लगाने की पावर है वो कहाँ से मिली, आर्टिकल 246A, 246A, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और पहले क्या था जीएसटी में हमारे, जैसे टैक्स स्लैब थे, 5% थे, 12%, 18% और 28%। तो इन स्लैब को कैंसिल करके अब मेनली 2 स्लैब काम करते हैं यहाँ। तो पहला है, एक तो 5% कर दिया इन्होंने मेनली गुड्स पे, जो बेसिक कंज्यूमर गुड्स हैं उस पर उन्होंने 5% कर दिया है यहाँ। और एक 18%, 12% वाला इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और 40% वाला जो रहेगा ना स्लैब, वो लग्जरी आइटम पर रहेगा, लग्जरी आइटम या सिन गुड्स, जैसे तंबाकू गुड का इस टाइप के जो आइटम है उस पर 40% रहेगा। तो जीएसटी के बारे में अगर कुछ भी पूछे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना आसानी से। कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आगे आते हैं। हाँ, ये एक मैंने इसरो
इसरो वाला जो पोर्शन है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसरो के क्या क्या मिशन है, वो सारे मिशन जो भी हैं वो डिटेल में कवर करूंगा, करंट अफेयर के इसरो में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। यहाँ इन्होंने पूछ लिया कौन सा जो मिशन है या इसरो का है वो कौन सी डेट को, आपको डेट की क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। तो कौन सा मिशन कब हुआ ये इन्होंने काफ़ी डेप्थ में पूछ लिया है। हमेशा इस टाइप के मिशन हम याद नहीं करते हैं, डेट याद नहीं करते हैं मेनली, बट आपको डेट पे भी अच्छे से फोकस करना है। जैसे इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है पुष्पक, तो ये कब लॉन्च हुआ, तो ये मार्च 22 में। ठीक है, मार्च 22 में, 22 मार्च को एक इंपॉर्टेंट डे भी है, वो आपको कमेंट में बताना है। फिर ये फिर ये आता है नव लिमिटेड रॉकेट इंजन, तो ये किया गया था मई में। कब किया गया था ये, मई में। तो ये डेट आपको याद रख लेनी है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और ये इसरो का इनसैट वाला जो सैटेलाइट है ये कब किया गया था, तो ये फरवरी में, बिल्कुल ठीक मैच किया हुआ है। और ये वाला कब किया गया था, SSLV करके, ये अगस्त में किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको वीडियो को रोक के आपको नोट कर लेना है अपने नोट्स में। अब देखो संघाई वाले पे संघाई कोऑपरेशन पे हमेशा इनका फेवरेट टॉपिक रहा है ये, मेंस में भी पूछते हैं यहाँ से। तो इसकी सबमिट की डेट पूछ ली है, डेट जनरली नहीं पूछी जाती है बट यहाँ इन्होंने डेट पूछ ली है। तो आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है एग्जाम में, तो जैसे कि अब इन्होंने सारी डेट सेम दी है, सिर्फ मंथ अलग दिए हैं। अगर आपको ध्यान होगा जो जनरली मीटिंग्स होती हैं ना उसके आपके पैटर्न नोट करने होंगे, वो पैटर्न कब होते हैं। जैसे कि कुछ मीटिंग जनवरी में होती हैं, कुछ मार्च में होती हैं, तो उसी टाइम पे वो जनरली की जाती हैं। जैसे कि G20 का जो समिट है ना वो ईयर के लास्ट में किया जाता है, और कॉप की जो मीटिंग्स होती हैं। बट SCO की मीटिंग्स क्या होती है, ये मिड में होता है, ये अगस्त में होती है। तो 31 अगस्त को हुई थी इस बार ये। और फिर एक चीज़ और याद रखनी है, इस साल हुई कहाँ थी ये 2025 वाली, ये चाइना में हुई थी। चाइना में एक जगह है, आपको नाम याद होना चाहिए, तियानजिन करके एक जगह है चाइना में, तियानजिन करके चाइना में हुआ था ये। ठीक है। और 2026 वाली मीटिंग कहाँ होगी, तो फिर 2026 वाली मीटिंग होगी बिस्केक, बिस्केक। ठीक है, ये किर्गिस्तान में है। और आपको ये भी पता है ना बिस्केक में जो इसका रैट्स रैट्स इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है ना जो सिक्योरिटी एक्सरसाइज वगैरह कंडक्ट कराता है, रैट्स, तो उसका हेडक्वार्टर बिस्केक में है। और अभी कितने मेंबर हो गए हैं SCO में, SCO में अभी 10 मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन बना, 2024 में एक लेटेस्ट मेंबर बना था बेलारूस। ठीक है, क्या नाम है, बेलारूस। और नाइन्थ मेंबर कौन बना था, नाइन्थ मेंबर बना था 2023 में ईरान। कौन बना था, ईरान। तो ईरान का नाम याद रखना है नाइन्थ मेंबर। और इंडिया और पाकिस्तान आपको पता है एक साथ बने थे 2017-18 के करीब ये। तो आपको सारी चीज़ याद रखनी है, SCO के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। GST के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। फिर आता है रुद्रास्त्र, ये है क्या, हिंदी में भी देख लेंगे क्वेश्चन को। ये सबसे लंबी मालगाड़ी है रुद्राष्ट्र। ठीक है, और इस ट्रेन की लगभग लंबाई 4.5 किलोमीटर लंबी है, और जिसमें 354 डिब्बे हैं। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है दोनों, आपको दोनों स्टेटमेंट रट लेने हैं। और इसका हम यूज़ कर सकते हैं मेंस में। जैसे कि मैं अगर कोई डेटा फैक्ट, अगर कुछ न्यूज़ पढ़ता हूँ ना करंट अफेयर में, तो हमेशा सोचता हूँ उसको मेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं लॉजिस्टिक में, कि हाँ इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इंडिया का 13%, जो 14% ऑफ GDP है उसको 8% लाना है, जो लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी 2023-24 के आसपास। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे, ये स्टेप लिए गए हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 4.5 किलोमीटर की ट्रेन है, 354 इसमें डिब्बे हैं, और ये जो है रुद्रास्त्र इसका नाम है। फिर मैंने आपको बताया ना ये थीम है, BPSC का फेवरेट टॉपिक है ऑलमोस्ट हर PCS का। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नेशनल अवार्ड्स जो मिलते हैं फिल्म में, जैसे 71st जो हुआ था 2025 में, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं ये। तो ये किसको, ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, आजीवन योगदान के लिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो ये मिला अभिनेता मोहनलाल को। ये नेम आपको याद कर लेना अच्छे से। यहाँ मैं लिस्ट शो कर दूंगा साइड में जो भी अवार्ड्स मिले हैं सबके। और अब जैसे कि अब बेस्ट एक्टर का किसको मिला, वो मिला विक्रांत मेसी, 12th फेल के एक्टर थे ना ये। और एक शाहरुख खान को मिला, SRK, इनको मिला जवान मूवी के लिए। तो और एक्ट्रेस में किसको मिला, ठीक है, और एक्ट्रेस में मिला है रानी मुखर्जी को, मिस्टर, ठीक है, हाँ
ये मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये मूवी थी ना, ये रानी मुखर्जी को मिला। मूवी का नाम पूछा जा सकता है, जनरली वो एक्टर का नाम पूछते हैं आजकल। बाकी जो बचे हुए अवार्ड्स हैं मैं शो कर दूंगा यहाँ स्क्रीन पर, ठीक है। फिर आगे आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा ही एग्जाम में जब पूछ रहे हैं बार बार। फिर आगे आते हैं यहाँ। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस प्रोटेक्शन सिस्टम, आपको पता है ना, सैटेलाइट लॉन्च करने से इंटर स्पेस में काफ़ी डेब्रिस, एक होता है डेब्रिस, इकट्ठा हो गया है डेब्रिस, क्योंकि पोल्यूशन है एक तरह का। ये सैटेलाइट जो स्पेस में रह गई हैं वो भी तो इकट्ठा हो रही है ना, ख़राब जो हो जा रही हैं, फिर तो उसको क्लीन करने के लिए भी कुछ मिशन बनाए जाते हैं। तो स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप हैं। तो पहला ये है, ये इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन, इसकी फुल फॉर्म है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन। हाँ, ये ग्लोबल लेवल पर डेब्रिस मैनेजमेंट का काम करती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। फिर आगे आ जाता है ये CSO। CSO का काम क्या है, कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन। इसमें 10 नेशन कंट्री शामिल है, US से, UK, इस टाइप से, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल स्पेस बिहेवियर्स होना चाहिए हमारा स्पेस में, CSO जो है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और फिर है NMA, ये क्या है, टेस्ट द नाविक ऑथेंटिकेशन टू प्रिवेंट। अब देखो इसका आंसर इन्होंने, ये क्वेश्चन देखने में टफ लग सकता है अगर आपको पता है नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है वो तो इसरो का है ना। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटरनेशनल स्पेस प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये तो नाविक के लिए अगर काम करेगा तो ये तो इंडिया का है ना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ये, ठीक है। ये नेविगेशन मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन ये इसरो ने डेवलप किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन सिस्टम पूछा है, इंडिया वाले थोड़ी पूछे हैं यहाँ। तो फिर आगे आते हैं, फिर अगला ऑप्शन आपको यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा ना, 3-3 किसमें है। देखो इन्होंने ऑप्शन ईजी बनाया है, 3 इसमें है और इसमें है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये आपको नहीं भी पता है, ये नहीं पता है, चल जाएगा काम। बट इसका चीज बारे में मैं बता देता हूँ, ये कमेटी फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, इसके बारे में भी याद रख लेना है। कमेटी फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, ये गाइडलाइन है फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी एंड डेब्रिस मिटिगेशन के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। चलो फिर आगे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये 71 में पूछा था, यहाँ इन्होंने एईडीओ में पूछ लिया। बीपीएससी ना करंट अफेयर भी रिपीट करता है हमेशा, ये मैं देखा हूँ 68 में जो करंट अफेयर पूछे गए थे वो 69 में भी पूछे गए थे। तो करंट अफेयर बीपीएससी रिपीट करता है, करंट अफेयर भी पुराने PYQ उठा के रट सकते हो आप लोग, 2-3 साल की जो है इंपॉर्टेंट वो तो रटा जा सकता है। अब देखो नेपाल का कौन सा ग्लेशियर है जो डेड हो गया है, यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो आपको पता है ये याला ग्लेशियर है, याला ग्लेशियर ये नेपाल के ग्लेशियर है, ये भी आप याद रख सकते हैं, नेपाल में है ग्लेशियर। इसके बारे में मैंने गूगल सर्च किया तो इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं चला मुझे अभी, ठीक है। अगर मिलेगा इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा। बट यामजा और खोम्बू ग्लेशियर। एक एडीओ के थर्ड शिफ्ट में पूछा था, हिस्पर हिस्पर ग्लेशियर, ये काफ़ी लार्ज ग्लेशियर है काराकोरम वाले एरिया में, काराकोरम जो लद्दाख वाला एरिया है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और कौन सा कंट्री बना जिसने अपने सारे ग्लेशियर वहाँ के लॉस्ट हो गए हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, तो वो वेनेजुला बना। वेनेजुला पहला कंट्री बना जिसके सारे ग्लेशियर खत्म हो गए हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो इनका एक बुक वाला थीम है, तो बुक वाले हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बुक वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है ना। अब ये चोला टाइगर दी अवेंजर ऑफ सोमनाथ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये अमीश त्रिपाठी की बुक है, इसकी है अमीश त्रिपाठी की, और इसमें 1225 AD की हिस्ट्री है सोमनाथ से रिलेटेड। फिर स्टेटमेंट यहाँ क्या पूछा है, करेक्टली मैच पूछा ना, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी की बुक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। DY चंद्रचूड़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ये बुक आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, एसए में यूज़ कर सकते हैं इसका, तो यहाँ ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अब ये पूछा है, हाँ, डिफरेंट बट नॉट लेस, ये अनुपम खेर की बुक है, यहाँ इन्होंने ऐसे मैच करना है, वहाँ ऐसे मैच करना है। अनुपम खेर की बुक है डिफरेंट बट नॉट लेस, मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शन वही होते हैं, वो आपस में रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कुछ ऑप्शन याद हैं तो वह एलिमिनेट हो जाएंगे या फिर एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा। और मैडम, हाँ, ये मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति रॉय 2025 में आया था ये नॉवेल्स, ये याद रख लेना है आपको। और भी जो बुक्स होंगी जैसे वाई 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 भारत मैटर्स, तो ये किसकी है, S जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, वो उनकी बुक है। अब ये पूछ लिया कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना जो है स्कीम के बारे में आपको बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जैसे कब लॉन्च की गई है, ये आपको डेट याद करनी है, डेट नहीं याद करना, ईयर याद करना है, कौन से मिनिस्ट्री में काम करता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ
स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में काम, ये इसके अंदर काम करती है स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। और एक चीज़ और है, ये अगर एग्जाम में पूछ ले क्या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में काम करता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री वाले ऑप्शन आपको पता है जनरली गलत होते हैं। तो यहाँ इसके बारे में पूछा कौन सा इसका सब मिशन है, स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग, बिल्कुल स्किल के लिए ही है स्कीम, तो स्किल तो करेंगे ना। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, देखने में लग सकता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड, हो सकता है ना हो, बस सस्टेनेबल करना है लाइवलीहुड्स को, ठीक है। फिर ये स्टेटमेंट आता है ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग्स तो दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट के लिए, बट यहाँ स्कीम की वीकनेस हो गई है, मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा, रेगुलर वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1, 2, 4 करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, इस स्कीम को ना इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बनाया गया है, ये इम्प्लीमेंट करेगा इस स्कीम को। तो ये काफ़ी हो गया। फिर आगे आते हैं, जैसे हाँ, अब देखो मैंने बताया ना स्कीम के आपको ईयर याद कर लेने हैं। अब यहाँ इन्होंने अरेंज करने के लिए पूछ लिया ना कि, और ये सारे स्कीम देखो क्या है, ये अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब अगर आपको मेंस में अगर अर्बन एरियाज़ के बारे में अगर कुछ पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो फिर पूछा इन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये किससे रिलेटेड है? ये अर्बन लाइवलीहुड से रिलेटेड है। कब आया था ये? सितंबर 2013 में, ठीक है, सितंबर 2013, आपको डेट याद रख लेनी है, ठीक है, 13 सितंबर को आया था। फिर ये है जवाहरलाल नेहरू, फिर ये है न्यूट्रिशन अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो जवाहरलाल नेहरू का तो पुराना होगा ना, ये एलिमिनेशन हो सकता है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे होगा ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। अगर हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन कहाँ है, पहले यहाँ सेकंड ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जा रहे हैं, यही चीज़ आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। फिर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अमृत, ये कब आया था? ये जून 2015 में आया था, जून 2015 में अटल मिशन, ठीक है, अमृत। फिर आता है रियल इस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट, रेरा, ये जो एक्ट है ये 2016 में आया है। सारे अर्बन एरिया से रिलेटेड है, सारे मेंस में यूज़ हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। फिर आगे आते हैं, फिर ये इस बार कंट्री की कैपिटल्स पूछ ली है, ठीक है। लेबनान की कैपिटल क्या है आपको पता है? बैरूत। कंट्री के जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स है वो आपको याद कर लेने हैं। बैरूत कैपिटल है लेबनान। इजिप्ट की क्या है? मिस्र की क्यारो। युगांडा की क्या है? कैम्पाला। अब ये स्लोवाकिया की क्या है? फिर ब्रिटिश सिविलिया, ठीक है। तो ये कैपिटल आपको याद कर लेनी है अच्छे से, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर ये आगे आते हैं, हाँ, सीपी राधाकृष्णन, हाँ, श्री सीपी राधाकृष्णन, ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अभी। जो पुराने वाले वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था ना, तो 15 नंबर के बने हैं ये वाइस प्रेसिडेंट। सितंबर आपको डेट भी याद रख लेनी है, 12 सितंबर को इन्होंने शपथ ली। तो इनके बारे में स्टेटमेंट है, जो इंडिया ब्लॉक का जो कैंडिडेट्स है इनको 452 वोट के मार्जिन से हराया क्या? ऐसा नहीं है। जो इंडिया का ब्लॉक का जो कैंडिडेट है उनका नाम था जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उनको मिले 300 वोट, और श्री सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, 452 वोट्स मिले। वोट आपको याद रख लेने हैं, एग्जाम में ये बनता है क्वेश्चन यहाँ से। अब यहाँ इन्होंने पूछ लिया, तो इन्होंने कितने वोट के मार्जिन से हराया? इन्होंने जो मार्जिन ऑफ वोट कितना रहा फिर? तो ये रहा 152। बस यही चीज़ आपको याद रख लेनी है। एक बार आर्टिकल वगैरह भी सर्च कर लेंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या है, ठीक है, आर्टिकल्स भी बन सकते हैं ना एग्जाम में। फिर ये क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ये लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला ने इसको सितंबर 2025 में इसको उद्घाटन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ये ठीक है। और ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमेटी ऑफ एम्पावरमेंट वुमेन हेल्ड इन त्रिपुरी सिटी। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आपको पता होगा जनरली कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? मुंबई में, दिल्ली में। जनरली तो आजकल दिल्ली में हो रही है ना कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वहाँ, ठीक है, और या फिर गुजरात वगैरह में होती है। अगर इस टाइप का अगर ऑप्शन दिख जाए आपको त्रिपुरी सिटी आंध्र प्रदेश, तो एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन क्यों बनाएगा? तो वो स्टेटमेंट आप करेक्ट मान सकते हैं। ये लॉजिक आप लगा सकते हैं, तिरुपति सिटी जो है आंध्र प्रदेश में है, तो ऐसा ऑप्शन बनाना थोड़ा टफ है सोच के, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो क्या है ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट्री
एंड लेजिस्लेटिव कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। फिर आगे आते हैं। हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन जो लैंग्वेज पे सर्वे किए जाते हैं, लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये सबसे पहले 2010 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ इन्होंने 68 में पूछा था कितनी लैंग्वेज आइडेंटिफाई की गई है, और 69 में भी पूछा। तो सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा है ना। अब देखो यहाँ एडीओ में भी पूछ लिया, क्योंकि लैंग्वेज अपना लैंग्वेज से रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो नंबर्स ऑफ लैंग्वेज जो है स्टैंड करती है आज के टाइम पे 840, जो लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट नंबर्स ऑफ लैंग्वेज है इंडिया में, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज कौन से कंट्री में? पापुआ न्यू गिनी, ये पैसिफिक ओशन में कंट्री है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी गए थे यहाँ, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा लैंग्वेज मिलती है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स। और यहाँ इंडिया में 840 लैंग्वेज है इंडिया में। तो हाईएस्ट लैंग्वेज कौन से स्टेट में मिलेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लैंग्वेस्टिक डाइवर्सिटी है। ठीक है, और एक स्टडी और मिली है इसमें, 250 लैंग्वेज जो है ना लास्ट के 50 ईयर में लॉस्ट हो गई हैं, मतलब ख़त्म होती जा रही हैं, वो लैंग्वेज बोल नहीं रहे लोग। ठीक है, और ये जो लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसको लीड किसने किया? डॉक्टर GN दीवी, डॉक्टर GN दीवी ने इनको लीड किया। तो इतने सारे फैक्ट हो गए, आपको याद रख लेना है सारा। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी। यस, जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी को आप यूज़ कर सकते हैं मेंस में, ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है ये। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री लाई होगी? पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। और इंडिया में एस्टिमेट किया जाता है 10,600 मेगावाट का पोटेंशियल है इंडिया के पास जियोथर्मल एनर्जी, ये भी फैक्ट आपको यूज़ कर लेना है। और अगर स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जनरल, कि हाँ अनटैप करना है जियोथर्मल एनर्जी, तो स्टेटमेंट ठीक है। हाँ, क्लीन एनर्जी बनानी है, ट्रांजिशन करना है, नेट जीरो करना है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके एम जो होते हैं काफ़ी ब्रॉड होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव। हाँ, कोलैब करना है स्टेट इंडस्ट्री ग्लोबल बॉडीज़ के साथ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। और मैंने करंट अफेयर की क्लास में बताया था ना, इंडिया अपना पहला जियोथर्मल पायलट प्लांट कहाँ लगा दिया है? तो वो लगाया पूगा वैली। पूगा वैली ये कहाँ है? ये है लद्दाख में। तो मैं आपको 2-3 नाम और आपको बताता हूँ कि जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड है वो। जैसे हिमाचल प्रदेश में है एक पार्वती वैली, आपको ये नाम याद रख लेने हैं। पार्वती वैली पूछ लेगा एग्जाम में, कहाँ है ये, कौन से स्टेट में है? तो ये मणिकरण वाला एरिया है, पार्वती वैली, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर छत्तीसगढ़ भी तो है एक, छत्तीसगढ़ भी फेमस है, एक है ताता पानी। क्या नाम है? ताता पानी, ये नाम आपको याद रख लेना है। और कहाँ कहाँ पोटेंशियल है मैप में, अगर देख मैप बना के अगर हम डिस्कस करें कि कहाँ कहाँ पोटेंशियल है, तो उत्तराखंड हो गया, तपोवन चमोली वाला जो एरिया है, अलकनंदा, अलकनंदा वैली, वेस्ट बंगाल में भी पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, और कैम्बे वे, गुजरात का जो कैम्बे, यहाँ भी मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ हमने कर ली हैं। 17 लगभग 25 मिनट का वीडियो हो गया है ये। और इससे देखना आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको बीपीएससी के एग्जाम में, 72 बीपीएससी में। अगर वो क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे ना, तो थीम तो ऑलमोस्ट सेम, जो थीम चल रहा है ना इनका पूछने का, मैंने थीम वाले वीडियोस भी तो बनाए ना, इकोनॉमी के, इंटरनेशनल रिलेशन के, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो वो देखोगे ना तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। मैंने करंट अफेयर के और वीडियोस भी बनाए हुए हैं, वो जाके आपको देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।